Namaskar. It gives me immense pleasure to note that Dr. Mukesh Sharma, the former additional DG of Doordarshan and now CEO with MIT Vishwa Shanti Darshan channel, has planned to give a tribute to Dr. V. Shantaram as my father. The tribute is in the form of story and a remembering of Dr. V. Shantaram and his cinema. Incidentally, Mukesh Sharma was discovered by my father, that is Anna Saab, in a children's film society as a producer, and I congratulate him for his endeavor to watch and enjoy the story. And I hope जो चैनल देखने वाले लोग हैं इतने दिनों से, उनको एक भरपूर मनोरंजन और एक अच्छा entertainment and information on my father, that is Dr. V. Shantaram. It gives me great pleasure to note that Dr. Mukesh Sharma, former Additional Director General of Doordarshan and now CEO of MIT Vishwa Shanti Darshan channel, has planned to give a tribute to Dr. V. Shantaram. The tribute is in the form of a story remembering Dr. V. Shantaram. Incidentally, Mukesh Sharma was discovered by Anna Sahib, as Dr. V. Shantaram was affectionately known to be a producer for the Children's Film Society. I congratulate Mukesh ji on this endeavor, and I urge you all to watch and enjoy this story only on the Vishwa Shanti Darshan channel. नमस्कार और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जो विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की स्थापना के लिए पूरी तरह कार्यरत हैं। 18 नवंबर 1901 के दिन भारतीय चित्रपट के फलक पर एक ऐसा सितारा उदयमान हुआ था जिसने उस दौर के उभरते हुए भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मगर शायद ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का कोई व्यक्तित्व ऐसा हो जो फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर वी शांताराम की श्रेणी में खड़ा हो सके। एक कुशल अभिनेता, एक अभिनव संपादक, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्देशक और कई प्रतिभाओं के फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने फिल्म निर्माण और व्याकरण की एक नई शैली विकसित की। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने कम से कम 2 ऐतिहासिक भारतीय फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिन्हें उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया था। एक निर्माता के रूप में उनकी फिल्मों ने ब्रिटिश शासन के तहत संघर्ष कर रहे समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को अपनी जगह स्थापित करने की कोशिश की। उनका यह सिलसिला आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण हेतु जारी रहा। सन 1901 में जन्मे शांताराम जी मूक फिल्मों के विकास से लेकर 1980 तक के डिजिटल तकनीकी के आगमन तक के गवाह थे। वे मूक सिनेमा के दौर के एक सफल निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने 92 फिल्मों का निर्माण किया, 55 फिल्मों का निर्देशन किया और 25 फिल्मों में अभिनय किया। स्कूल में शांताराम जी की पढ़ाई की तुलना में एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों की ओर अधिक झुकाव था। इस तरह एक अच्छे मिमिक के रूप में उनकी ख्याति भी फैल गई और उन्हें अक्सर मंच पर मिमिक्री के लिए बुलाया जाता था। ऐसे ही एक अवसर पर उन्हें महान मंच अभिनेता गोविंद राव तेम्बे ने देखा, जिन्होंने उन्हें गंधर्व नाटक मंडली में भर्ती किया। वहां अपने पहले दिन ही शांताराम ने महसूस किया कि वो गा नहीं सकते थे और उन्हें संगीत की कोई समझ भी नहीं थी। वे संगीत नाटकों के दिन थे और इस अक्षमता ने शांताराम के मन को धिक्कारा। उन्हें लगा कि या तो वो एक जूनियर आर्टिस्ट या फिर बैक स्टेज के लायक ही हैं। और फिर एक वर्ष बाद शांताराम थिएटर में कभी न वापस जाने की कसम खाकर घर लौट आए। ये सोचकर कि उन्होंने 1 साल बर्बाद कर दिया, शांताराम अपने जीवन में कुछ करने के लिए पुनः स्कूल वापस गए। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी और शांताराम अपनी पढ़ाई में ज्यादा प्रगति भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार एक पारिवारिक मित्र ने उन्हें रेलवे वर्कशॉप में नौकरी दिला दी। जैसा कि उनका स्वभाव था, शांताराम ने कार्यशाला में कड़ी मेहनत की, जिससे सुपरवाइजर इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें एक छोटे से खंड का स्वतंत्र प्रभार दे दिया। उनका वेतन भी बढ़ाकर 12 आना प्रतिदिन हो गया। शांताराम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। युवा शांताराम के साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई और उनके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां टूट गईं, जिनके निशान पूरी जिंदगी उनके साथ रहे। शांताराम ने महसूस किया कि रचनात्मक कलाएं अभी भी उन्हें आकर्षित कर रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया। उनकी मां की ओर से उनके चचेरे भाई बाबूराव पेंढारकर, जो एक प्रसिद्ध महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में मैनेजर थे, शांताराम ने उनसे नौकरी मांगी।
और नियति ने अपना खेल दिखाया। उनकी भेंट उनके होने वाले भावी गुरु प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और चित्रकार बाबूराव कृष्णराव मिस्त्री से हुई, जिन्हें बाबूराव पेंटर के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक ने बाबूराव पेंटर को सिनेमा केसरी की उपाधि से सम्मानित किया था। जब शांताराम अंदर गए तो दुबले पतले बाबूराव पेंटर ने कैनवस के पीछे से झांका और शांताराम को देखा। फिर एक शब्द बोले बिना वो फिर से कैनवस पर पेंटिंग करने लगे। शांताराम निराश हो गए, लेकिन बाबूराव पेंढारकर ने एक बार फिर बाबूराव पेंटर को प्रेरित किया, तो क्या हम इसे रख लें? पेंट्स की अपनी दुनिया में खोए हुए बाबूराव पेंटर ने कहा हाँ, और शांताराम की नियुक्ति हो गई। 1919 में जब शांताराम महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में शामिल हुए तो बाबूराव पेंटर पहले से ही एक नाम था। कंपनी तब सभी उत्साही युवाओं के लिए गतिविधि और विचार प्रशिक्षण का केंद्र थी, जो फिल्म जैसे नए माध्यम में अपना करियर बनाना चाहते थे। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अवलोकन के माध्यम से, यानी देखकर जो कुछ भी कर सकते हैं उसे आत्मसात करते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमें। ऐसा कहा जाता है कि बाबूराव पेंटर की संस्था ने मराठी फिल्म उद्योग को आने वाले वर्षों में विभिन्न विभागों में 300 से अधिक कर्मियों को दिया। शांताराम में भी कुछ नया, कुछ अलग और साहसी करने का जोश था। उनके जैसे 3 साथी और भी थे। वे सभी अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करना चाहते थे और फिर चारों ने एक फाइनेंसर ढूंढ निकाला। अब 4 संभावित साझेदार वी शांताराम, केशवराव डहबर, विष्णुपंत दामले और एस फतेहलाल के साथ जुड़ने वाले 5वें उनके फाइनेंसिंग पार्टनर थे सीताराम कुलकर्णी। तारीख 1 जून 1929 को कोल्हापुर में मंगलवार पेट में प्रभात फिल्म कंपनी का जन्म हुआ। बतौर निर्देशक शांताराम का कैरियर महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में शुरू हो गया था, जब बाबूराव पेंटर ने उन्हें 1927 में बनी फिल्म नेताजी पालकर का निर्देशन सौंपा था, इसलिए उन्हें निर्देशन का काम आता था। प्रभात कंपनी में फिल्म निर्माण का सिलसिला 1929 में बनी सुपर सक्सेसफुल फिल्म गोपाल कृष्ण से शुरू हुआ, जिसमें शीर्षक भूमिका मास्टर सुरेश ने निभाई। फिल्म में बैलगाड़ी की दौड़ देखने वालों में चर्चा का विषय बनी। उसके बाद शांताराम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रभात की प्रत्येक फिल्म में कुछ न कुछ हाईलाइट हो, जिससे फिल्म को उस दौर में बन रही फिल्मों के मुकाबले बढ़त मिल सके। 1931 में वी शांताराम की अगली फिल्म थी उदयकल या थंडर ऑफ द हिल्स, जो योद्धा राजा शिवाजी की कहानी पर आधारित थी। शांताराम ने न केवल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि शिवाजी की शीर्षक भूमिका भी निभाई। फिल्म का पहले नाम था स्वराज्याचे तोरण, मगर इसे उस दौर के सेंसर बोर्ड ने बदल दिया, क्योंकि उन्हें इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार की बू आ रही थी। 1931 में जब पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई, तो प्रभात कंपनी ने अपनी पहली ध्वनि फिल्म यानी साउंड वाली अयोध्या राजा बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें ऐसा माहौल चुनना था जहां एकदम शांति हो। और फिर उन्होंने अपनी नई नवेली प्रभात फिल्म कंपनी को कोल्हापुर शहर के मंगलवार पेट से उठाकर ताराबाई पार्क में कोल्हापुर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया। अयोध्या राजा मराठी तथा अयोध्या का राजा हिंदी में भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली द्विभाषी फिल्म थी। भक्तिभावना मी प्रथम लीन होत आहे। आजच्या आनंदा प्रित्यर्थ आपली भंडारा उघडा, शूरवीरांना यथायोग्य देणगे द्या, गोर गरिबांना आणि ऋषीमुनींना मनसोक्त दान देऊन तृप्त करा। फिल्म को 2 भाषाओं में बनाने का निर्णय न केवल प्रभात के लिए बल्कि पूरे फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने 1930 के दशक में पश्चिमी तट पर अधिकांश फिल्म निर्माण के लिए एक पैटर्न बना दिया। मराठी सिनेमा के पहले साल में बनी 8 में से 3 फिल्में प्रभात फिल्म कंपनी ने बनाई थी। ये थी अयोध्या राजा, अग्नि कंकन और माया मच्छिंद्र। सभी का निर्देशन वी शांताराम ने किया था। 1933 में शांताराम ने सरेंद्री नामक पहली भारतीय कलर फिल्म बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। ये फिल्म महाभारत के एक लोकप्रिय चरित्र पर आधारित थी। रंगीन फिल्म को भारत में प्रभात स्टूडियो में शूट किया गया था और यूएफए स्टूडियो जर्मनी को प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया। मगर शांताराम को फिल्म की प्रोसेसिंग पसंद नहीं आई। फिल्म उन्हें भद्दी लगी, जो प्रदर्शित नहीं हो सकती थी। अतः फिल्म को डिब्बे में बंद करने का फैसला किया। सरेंद्री के निर्माण के दौरान ही भागीदारों ने कोल्हापुर से पुणे स्थानांतरित करने का फैसला किया, जो भविष्य के विस्तार और बिजली जैसी सुविधाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से एक अधिक सुविधाजनक स्थान था। इसके अलावा ये बॉम्बे के करीब भी था, जो धीरे धीरे प्रमुख महानगरीय फिल्म निर्माण और वितरण केंद्र के रूप में उभर रहा था। पुणे के इस नवनिर्मित 3 निर्मित साउंड प्रूफ स्टूडियो में 1934 में बनने वाली पहली फिल्म थी अमृत मंथन।
जर्मनी में यूएफए स्टूडियो में सेरेंदरी के निर्माण के दौरान शांताराम को जर्मन फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का और नई तकनीक समझने और सीखने का मौका मिला। उन्होंने अपनी अगली फिल्म अमृत मंथन के लिए प्रकाश और छाया यानी लाइट और शेड्स के साथ प्रयोग किया। तेरे पिता ने महाराजा के खून का संगीन जुर्म किया है, लेकिन उसकी सजा तो उन्हें मिल चुकी, फिर मेरा कत्ल क्यों? क्या महारानी तख्त नशीनी की खुशी में एक बेकसूर के खून से हाथ रंगकर अपने राज्य की शुरुआत करना चाहती हैं? सन 1933 में शांताराम ने फिल्म अमृत मंथन का निर्माण किया, जो नारायण हरि आप्टे के उपन्यास भाग्यश्री पर आधारित थी। फिल्म एक सुधारवादी राजा की कहानी है जो अपने कट्टर राजगुरु के खिलाफ खड़ा है, जो पशु बलि पर जोर देता है, मगर राजा पशु की बलि के एवज में मांग करने वाली देवी को अपना सिर अर्पित करता है। कहानी में निहित धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1930 के दर्शकों के लिए धर्मगुरु की द्वेषपूर्ण निगाह ने पूरे पर्दे को झकझोर कर रख दिया और फिल्म लोगों में चर्चा का विषय बन गई। शांताराम पहले भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने अमृत मंथन में जर्मनी से विशेष रूप से आयात किए गए टेलीफोटो लेंस का उपयोग करके पहला क्लोजअप शूट किया था। महाराजा क्रांति वर्मा की नई आज्ञा सुनी। उनकी आज्ञा है कि इस वर्ष से भगवती चंडिका के महायज्ञ में नरबलि और पशुबलि बंद कर दी जाए। अमृत मंथन सिल्वर जुबली मनाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई जो एक ही थिएटर में 25 सप्ताह तक चली। वर्ष 1936 में शांताराम ने फिल्म अमर ज्योति के साथ अपने नए रूप में वापसी की। फिल्म की कहानी एक रानी के बारे में है जो एक समुद्री डाकू बन जाती है जब उसे राज्य के पुरुष प्रधान कानूनों के कारण अलग कर दिया जाता है। एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के रूप में फिल्म ने लोगों पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। फिल्म महिलाओं की मुक्ति के समर्थन में आवाज उठाती है। दुर्गा खोटे, शांता आप्टे और वसंती घोरपड़े की उपस्थिति ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक चलने को सुनिश्चित किया। औरतों की निकम्मी जुबान डराती, उन्हें घर की चार दीवारी में बंद करके उनके आजादी के हाथ पैर तोड़कर और गुलामी की जंजीरों से जकड़कर उन पर निकम्मेपन का इल्जाम लगाते हो। देखो तो उन्हीं की तरह निकम्मे बने हुए अब तुम क्या करतब करके दिखाते हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा रख छोड़ा है। अमृत मंथन और अमर ज्योति ने फिल्म निर्माण की एक नई शैली और भारतीय सिनेमा के एक नए व्याकरण का सुझाव दिया। विषय वस्तु ताजा थी, पटकथा शैली संक्षिप्त थी, दृश्य स्पष्ट थे और फिल्म स्लीक थी। लेकिन प्रभात कंपनी की ये फिल्में आने वाले सालों की तैयारी के मात्र थे। 1937 और 1942 के मध्य सामाजिक प्रासंगिकता की 3 बेहतरीन फिल्में प्रभात फिल्म कंपनी ने बनाई। फलस्वरूप कंपनी की और शांताराम की राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। इन 3 फिल्मों में से पहली थी कुंकू मराठी में, और उसी का हिंदी वर्जन दुनिया न माने वर्ष 1937 में बना, जो नारायण हरि आप्टे के एक सफल उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म दूसरी शादी और महिला मुक्ति के निहित दोहरे के विषय पर केंद्रित है। केशवराव दाते ने उम्रदराज पति की भूमिका निभाई, जो एक युवा लड़की यानी शांता आप्टे से शादी करता है, जो शादी को पूरा करने की उसकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है। अन्याय पर सामाजिक अपमान सहना पसंद करती है। या घरात तुला जेवायला मिळायचं नाही का? माझी मर्जी. तुमची मर्जी? हो. तुम्ही कोण? मी केशवाची तुझ्या नवऱ्याची काकी आहे, काकी. मग मी त्यांची म्हातारपणी हौसेने केलेली बायको आहे, बायको. मेरे दादा मशहूर अभिनेता जो रंगमंच और फिल्मों में भी काम किया करते थे, केशवराव दाते जी, वो वी शांताराम जी के साथ काम करते थे। प्रभात फिल्म कंपनी के अनेक फिल्मों में उन्होंने काम किया था, जैसे कि कुंकू, शेजारी, अमृत मंथन, ये सारे फिल्म्स वी शांताराम जी ने दिग्दर्शित किए थे। वे अत्यंत कलासक्त थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी फिल्म की हर एक फ्रेम पूरी तरह से एक पूर्ण फ्रेम की तरह लोगों के सामने आए। कैमरा के एंगल्स हो, लाइटिंग हो, साउंड का प्रोजेक्शन हो, हर तरह से उनका फिल्मों के हर पहलू पर उनका प्रभुत्व था। इस तरह के
चित्रकर्मी शायद ही कभी पैदा होंगे। मैं ये सौभाग्य समझता हूँ कि वी शांताराम जी जैसे चित्रकर्मियों के फिल्मों का अनुभव हमें करने को मिला। दूसरी फिल्म थी मराठी में मानुस या हिंदी में आदमी। फिल्म की बायलाइन थी लाइफ इज फॉर लिविंग। यह भी एक असामान्य विषय पर आधारित थी, एक ईमानदार पुलिसकर्मी का एक वेश्या के लिए प्यार और उसके पुनर्वास के लिए उसके प्रयास। पण तू इथं करणार काय? तुम्ही सांगाल ते. हो, तुला इथं काम, पण काम कसलं आपण बघू ते. अक्सर ये कहा जाता है कि शांताराम ने हिंदी फिल्म देवदास की लोकप्रियता के बाद देश के युवाओं में व्याप्त रोमांटिक डिप्रेशन की लहर के प्रतिरूप के रूप में ये फिल्म बनाई थी। इस ट्रिलॉजी की तीसरी फिल्म थी शेजारी, मराठी में, या पड़ोसी हिंदी में। ये शांताराम के प्रभात के बैनर की आखिरी फिल्म थी। 1941 में बनी ये फिल्म दो पड़ोसियों के बीच बदलते रिश्तों की कहानी बताती है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। खुदा रहम करे, कशी आवळी जावळी दिसतात गावं पांघरून घेऊन पडल्यासारखी. का नाही येणार? आपली घरं, घरोब्याची माणसं, मायेनं वाढवलेली शेत जनावरं, देवळं, मशिदी, हे गाव म्हणजे सारी दुनियाच नाही का आपल्याला? कहानी में और भी कई सूत्र हैं, लेकिन फोकस दो लोगों पर है जो सांप्रदायिक सद्भाव और गांव की भलाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दो झगड़ों में टूट जाता है। मी म्हणतो तसं इथं नवधरण बांधलं पाहिजे, त्यामुळे बुडणाऱ्या या गावाची फार तर नुकसान भरपाई करून दे, नाहीतर मात्र आपल्या कंपनीचा कारभार आटोपणार। जब उनकी दो सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में सुरंग और सुबह का तारा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चली, तो शांताराम ने महसूस किया कि 1950 के नए दर्शक शुद्ध मनोरंजन चाहते थे। एक सदियों पुरानी कहानी को लेकर उन्होंने वर्ष 1955 में फिल्म झनक झनक पायल बाजे बनाई और इसी से रंगीन फिल्मों के युग की शुरुआत हुई। कोई संदेश नहीं था, लेकिन फिल्म गीत, नृत्य और रंगों से भरी थी। ये पूरी तरह से नृत्य प्रारूप में बताए गए दो युवा नर्तकियों का रोमांस था। फिल्म एक शानदार हिट थी और आज भी भारतीय सिनेमा का एक स्थायी मील का पत्थर बनी हुई है। वर्ष 1957 में शांताराम की अगली फिल्म थी दो आंखें बारे हाथ। कहानी शांताराम की क्षमता का परीक्षण था, सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मनोरंजन का एक अच्छा मिश्रण। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी जो स्वतंत्र भारत में औंध के एक छोटे से राज्य में हुई थी। फिल्म दो आंखें बारे हाथ एक आदर्शवादी जेलर की कहानी जो 6 कठोर अपराधियों पर ओपन जेल सुधार की अवधारणा का प्रयास कर उन्हें पूरी तरह से नैतिक बल के साथ एकजुट रखता है। जब विषय पहली बार उनके पास आया तो शांताराम जानते थे कि फिल्म तभी प्रभावी हो सकती है जब वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाई जाए। जान निकल गई तो आंखें भी गायब। मरे हुए की आंखें तनी या बंद, क्या फर्क? तलिया जो है तलिया। कल सुबह उभरते कलर फिल्मों के दौर में एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाना बड़ी रिस्क थी, मगर फिल्म हिट हो गई। फिल्म दो आंखें बारे हाथ के बाद शांताराम की फिल्मों में प्रतिशोध और मनोरंजन दोनों का बाहुल्य था। हमेशा ट्रेंड सेट करने के लिए उत्सुक शांताराम अपने समय के फिल्म मेकर से कहीं आगे थे। जब लोग कलर फिल्मों के बारे में सोच रहे थे, तब शांताराम रंगीन फिल्मों के निर्माण में पहल कर रहे थे। वर्ष 1959 में उन्होंने फिल्म नवरंग का निर्माण किया, जिसमें रंग, गीत, नृत्य, पुरानी यादों और कथन का सही मिश्रण था। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। शांताराम की अगली दो फिल्में लड़की सह्याद्री की और जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और फिर आया वर्ष 1972 जब शांताराम ने जर्मन फिल्म डेर ब्लाउ एंगल और द ब्लू एंजल से प्रभावित होकर फिल्म पिंजरा का निर्माण किया, जिसने महाराष्ट्र के लोगों के दिलों को छू लिया। तुम्हारा इथे मुक्काम करता येणार नाही। माल काही देवारशी नाहीये, गावच्या मालकीचा आहे। पिंजरा फिल्म में कथा, सामाजिक स्वाद और गीत और नृत्य के अवसर का सही मिश्रण था। विंटेज शांताराम सामने आए और फिल्म सुपरहिट रही। शांताराम ने 1952 में फिल्म अमर भोपाली जो बनाई थी, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कांस का ग्रैंड प्री अवार्ड जीता। वी शांताराम की कई फिल्मों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया, लेकिन अन्य सभी फिल्मों में शीर्ष पर रहने वाली फिल्म थी दो आंखें बारे हाथ, जिसने 1958 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जूरी के असाधारण पुरस्कार के लिए सिल्वर बेयर जीता।
फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक सिनेमाटोग्राफिक ब्यूरो से एक विशेष पुरस्कार भी जीता। हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन ने इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए सैमुअल गोल्डविन इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इसमें कोई शक नहीं कि दो आंखें बारे हाथ एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी आत्मकथा शांताराम हिंदी और मराठी में प्रकाशित हुई थी। अपने 89 वर्षों में से 79 वर्ष भारत में मनोरंजन उद्योग को समर्पित करने के बाद भी शांताराम पूरे भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक पितामह बन गए थे। वो अपने आप में एक संस्था थे, एक ऐसी संस्था जो उन्होंने खुद बनाई थी और सिनेमा की एक सदी में फैले अपने जीवन काल में विकसित की थी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि वर्ष 1980 में जब डॉक्टर वी शांताराम बाल चित्र समिति यानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने बतौर प्रोडक्शन ऑफिसर मेरा चयन किया था और फिर 4 वर्षों तक मैंने शांताराम जैसे मास्टर के हाथों राजकमल स्टूडियो जैसे स्कूल में फिल्म प्रोडक्शन की तालीम हासिल की, जो आज तक मेरे काम आ रही है। एक बार पुनः भारतीय फिल्म उद्योग के भीष्म पितामह को विश्व शांति दर्शन की ओर से शत शत नमन। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।